हेलो एवरीवन, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की फर्स्ट चैप्टर के। तो इसमें हम एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं कंप्लीटली। अब हम शुरुआत करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। We have seen that there are two types of charge, namely positive and negative, and their effects can cancel each other. ठीक है। Here we shall now describe some other properties of the electrical charge. तो हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है दो वैरायटी में एग्जिस्ट करता है और इनका जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल आउट करता है एक दूसरे को। जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगेंगे। अब इसके अलावा हमें क्या करना है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़नी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अगले नेक्स्ट जो हम देखना चाहते हैं वो क्या है, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्जेस, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम पॉइंट मास हमने 11th क्लास में डिफाइन किया था उसी तरह से हम पॉइंट चार्ज को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इफ द साइजेस ऑफ द बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर साइजेस ऑफ द चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है, जो भी चार्ज बॉडीज को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो बहुत ही छोटा है, साइज उनका बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में उनका साइज बहुत छोटा है तो हम उनको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बहुत बड़ी दो चार्ज बॉडीज भी हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा है, एक बिल्डिंग के साइज का है या उससे भी बड़ा है, एक प्लेनेट के साइज का भी है इवन, लेकिन अगर उन बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन जो है, वो उनकी डायमेंशन से बहुत 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 ज्यादा है, तो हम उन बड़ी बड़ी बॉडीज को भी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो पॉइंट चार्ज क्या है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट, जिनकी डायमेंशन यानी साइज जो है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे देखने पर, जब हम बता सकते हैं कि अगर उनकी डायमेंशन जो है, साइज जो है वो बहुत ही छोटा है उनके सेपरेशन से, तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज पॉइंट चार्ज। ठीक है। All the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in the space. ठीक है। तो स्पेस में, क्योंकि कोई भी जो बॉडी है उसको हम स्पेस में ही देखते हैं ना, स्पेस को घेरेगा वो कोई ऑब्जेक्ट होगा, हम डिफाइन करते हैं ना वॉल्यूम भी, किसी ऑब्जेक्ट की, मैटर की हम वॉल्यूम डिफाइन करते हैं ना, हम बोलते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज द वॉल्यूम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो स्पेस को ऑक्यूपाई करने वाला है। अब हाँ, तो यहाँ पर बोल रहा है ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज assumed to be concentrated at one point in the space। तो वो बहुत बड़ा एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन उसका जो पूरा चार्ज होगा वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है। ऐसा मानते हुए ही हम एडिशन या आगे की जो प्रॉपर्टीज करेंगे वो कंसीडर करेंगे। तो अब जब तक हमारा एनालिसिस होगा, जब तक हम एनालिसिस कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, जहां पॉइंट चार्ज की बात नहीं करेंगे मैं वहां पर स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आगे एक टॉपिक आने वाला है, उसके लिए हम बात करेंगे, तो वहां पर वो पॉइंट चार्जेस नहीं होते हैं, तो उसके लिए कैसे एनालिसिस करते हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम पॉइंट चार्जेस की ही बात करेंगे। ठीक है, उसकी फॉर्म में ही बात करेंगे। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज पहली प्रॉपर्टी है चार्जेस की, जो कि क्या कहती है कि चार्जेस जो होते हैं वो एल्जेब्राइकली ऐड होते हैं, एल्जेब्राइक एडिशन होता है उनका। इसी एल्जेब्रिक एडिशन को हम स्केलर एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि मास, जैसे और भी हमारे पास क्वांटिटीज है, वॉल्यूम है, डिस्टेंस है, तो ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा स्केलर की तरह ही ऐड होती हैं, और या फिर एल्जेब्राइकली ही ऐड होती है, दोनों एक ही बातें हैं। अब इसका एडिशन का मतलब क्या होता है कि ऐड करते वक्त हम पॉजिटिव कोई चीज है, किसी जैसे चार बॉडीज का हमें चार्ज ऐड करना है, तो अगर पॉजिटिव वाली जो बॉडीज हैं उनका पॉजिटिव चार्ज हमें लेना पड़ेगा, नेगेटिव वाली बॉडीज का चार्ज हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, और उसके बाद हम उनका एडिशन कर देंगे। ठीक है। इस तरह का जो एडिशन होता है उसको हम अलजेब्राइक एडिशन बोलते हैं। ठीक है। अब यही चीज जो है मास में, वॉल्यूम में और दूसरे डिस्टेंस में, इन सब चीजों में भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है चार्ज और मास में, कि मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। और चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है। तो स्केलर सम करते वक्त हमारे पास ये, हमें इस तरह से देखना पड़ेगा, लेकिन मास के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। तो देखिए स्केलर में भी दो तरह की क्लासिफिकेशन हो गई, एक क्वांटिटी जो हमेशा पॉजिटिव रहती है, और ऐसी क्वांटिटी जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। तो जो पॉजिटिव ही रहती है उनमें हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि अलजेब्राइकली ऐड करना है, वो होंगी ही अलजेब्राइकली ऐड। लेकिन जहां पर नेगेटिव भी है वहां पर हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है। ठीक है। तो
इस तरह से हम याद रखेंगे इसको। तो मास और चार्ज का आप डिफरेंस थोड़ा सा ये अपने ध्यान में रख सकते हैं, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है, पहले दो चार्जेस के लिए Q1 Q2 अगर चार्ज है तो उनका एल्जेब्राइक एडिशन कर देंगे अगर हमें टोटल चार्ज चाहिए तो। ऐसे ही n चार्जेस का सिस्टम है तो इस तरह से हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर इस तरह के 4-5 चार्जेस हैं हमारे पास तो उनको हमने इस तरह से ऐड कर दिया जैसा कि हमने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ देखिए एक ये इंफॉर्मेशन है, मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एज चार्ज कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं, तो ये पैराग्राफ हमारा कवर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो लाइक एनी अदर कंजर्वेशन लॉ, जिस तरह से हम कंजर्वेशन लॉज को डिफाइन करते हैं सेम उसी तरह से हम चार्ज के लिए कंजर्वेशन लॉ को डिफाइन करेंगे। तो कंजर्वेशन लॉ क्या कहते हैं कि टोटल या नेट of some physical quantity remains constant in an isolated system। तो उसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हम क्या बात कर रहे हैं कि नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, नेट चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। और नेट चार्ज को हम स्केलर के क्वांटिटी के रेफरेंस में हम इसको टोटल भी बोल सकते हैं, नेट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। We have already hinted to the fact that when two bodies are charged by rubbing, there is a transfer of electron from one body to other. Non-new charge are either created or destroyed। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा, ये फिर से क्या बोल रहे हैं कि जब भी हमने दो बॉडीज को रब करके देखा, जैसे ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ हमने लिया था, यहाँ पे ये ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है, जब इनको रब किया था और इन पे चार्ज डेवलप हो गया था तो ये भी मेयरली चार्ज के ट्रांसफर से हुआ था। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो हुआ क्या था हमारे पास कि ग्लास रॉड से उठ करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क पर चले गए थे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और सिल्क क्या हो गया था, नेगेटिवली चार्ज हो गया था। अब ये क्या है, इट्स जस्ट मेयरली ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ना ही वो गेन हुआ है। नेट चार्ज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए नेट चार्ज पहले कितना था, जब हमने रब नहीं किया था तो ग्लास रॉड और सिल्क दोनों पे मिलाकर के चार्ज कितना था, इस पे भी जीरो, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, दोनों पे जीरो। अभी इस पे से अगर दो इलेक्ट्रॉन उठे तो यहाँ पर दो चले गए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। अभी भी टोटल कंबाइंड चार्ज अगर आप इसका निकालेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो जो नेट चार्ज पहले था बिफोर, वही नेट चार्ज क्या है, आफ्टर है। अच्छा, यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है कि हम अगर ग्लास को खाली ग्लास को कंसीडर करें तो देखिए यहाँ पर आप सिंपल ग्लास रॉड को कंसीडर नहीं कर सकते हैं या खाली सिल्क को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने इससे इंटरेक्ट करा दिया, आपने क्या करा, इन दोनों को रब किया है, जैसे ही आपने इनको रब किया आपने इंटरेक्ट करा दिया। अब जैसे ही इंटरेक्ट करा दिया तो ये एक सिंगल सिस्टम नहीं रहा, तो आपको सिस्टम जो मानना पड़ेगा ये कंबाइंड, इन दोनों को मिलाकर के हमारा जो सिस्टम माना जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके जब हम सिस्टम मानेंगे तो पहले इनका पूरे सिस्टम का पहले नेट चार्ज देखा जाएगा। तो इसका नेट चार्ज जीरो, इसका नेट चार्ज जीरो, टोटल चार्ज अगेन जीरो। और अब इस पूरे सिस्टम का फिर से चार्ज देखा जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, a picture of particle of electric charge enable us to understand the idea of conservation of charge when we rub two bodies, what वन बॉडी गेन्स इन चेंज द अदर बॉडी लूजेस। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं पहले से कि एक बॉडी को जो मिला दूसरी बॉडी ने वो लूज किया है। विद इन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज बॉडीज, इसमें कई चार्ज बॉडी हो सकती हैं, ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज। ठीक है, इंटरेक्शन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने इंटरेक्शन किया है। अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो जो जिस पे पड़ा है वो पड़ा ही है, अगर इंटरेक्शन होता है तभी चार्जेस चेंज होगा बॉडीज के ऊपर। तो चार्जेस में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर देखिए टर्म क्या यूज की है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कहाँ हो गया, यहाँ का चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ का यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया है बस इसका। बट इट इज फाउंड दैट द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। देखिए यहाँ पे फिर से कह रहा है टोटल चार्ज, यहाँ पे चार्ज नहीं बोला है, टोटल चार्ज कह रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज को जो है वो कंजर्व है, वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता टोटल चार्ज। लेकिन चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है क्या,
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है ना हमारे पास कि अगर टोटल चार्ज की हम बात करें तो उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो चार्ज को, टोटल को, वर्ड को अगर हम हटा दे तो चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस। कई सारे ऐसे हमने रेडियो एक्टिव डिके देखे हुए हैं जहां पर चार्ज पार्टिकल्स जो है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है बीटा डिके का। तो दो तरह का बीटा डिके होता है, इसको हम सेकंड बुक में एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक में। अम, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि न्यूट्रॉन पे पहले चार्ज कितना था, 0। इन दोनों पे मिला के कितना चार्ज है बाद में भी 0। तो बिफोर और आफ्टर जो चार्ज है वो नेट चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है वो 0 है। लेकिन पहले कोई चार्ज यहाँ पे नहीं था, अब यहाँ पे चार्ज बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया है, क्रिएट हो गया। लेकिन टोटल चार्ज क्रिएट हुआ है क्या, नहीं, वो क्रिएट नहीं हुआ है। तो टोटल चार्ज यहाँ पर हमारा कंजर्व रहने वाला है। नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। ठीक है, अगेन पॉसिबल नहीं है नेट चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करना कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें, देखिए जैसे ये बॉडी है, अगर आप सिंगल बॉडी को सिस्टम मान के चल रहे हैं तो ये दूसरा सिस्टम आया, इससे इंटरेक्ट किया, रब किया, और इस पे हमने इस सिस्टम पे नेट चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दो अलग अलग सिस्टम है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर एक सिस्टम पे चार्ज क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमें सिस्टम को मानना आना चाहिए कि सिस्टम क्या चीज है। द चार्ज कैरिंग पार्टिकल में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। ठीक है, चार्ज क्रिएट सॉरी चार्ज कैरिंग पार्टिकल में बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगेन ये क्या कह रहा है कि एक चार्ज कैरिंग पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल चार्ज कैरी कर रहा है वो क्रिएटेड डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज नहीं हो सकता। समटाइम्स नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स, नेचर जो है कभी कभी चार्ज पार्टिकल क्रिएट करता है। न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस created have equal and opposite charges and total charge is 0 before and after the creation। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस की बात कर रहा है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बना, तो नेट चार्ज पहले भी 0 था, बाद में भी 0 था। सारी चीज हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो हमारा छूट गया। तो ये थी हमारी दो प्रॉपर्टी, एडिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो क्वांटाइजेशन की बात करते हैं हम चार्ज। सबसे पहले हम वापस से जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे फर्स्टली डिस्कस किया था उसको रिकॉल करते हैं। मेजरली अगर हम बात करें जो चार्ज होती हैं बॉडीज, वो चार्ज के ट्रांसफर होने से होती है। ठीक है, ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली उसकी वजह से ही बॉडी इन जनरल चार्ज होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लिया, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन उठ करके आए सिल्क पर। ठीक है, देखिए प्रोटॉन तो कहीं उठ के जाते नहीं है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो तो बेसिकली इन जनरल जो न्यूक्लियस होते हैं एलिमेंट्स के वो हाईली स्टेबल होते हैं, प्रोटॉन तो निकल करके बाहर नहीं जाता है। तो बॉडीज जो चार्ज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज होती हैं। तो एक बॉडी से उठ करके इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे चला गया तो पहली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इन जनरल जो चार्ज क्रिएशन होता है या चार्ज डेवलप होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। और भी रास्ते होते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे हमने इस एग्जांपल की बात की है, तो इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की भी बॉडी चार्ज हुई है। लेकिन यहाँ पर हम इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल जो होता है वो ट्रांसफर ही होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जो है हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं क्योंकि इसी के ट्रांसफर से कोई भी बॉडी चार्ज हो रही है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इन्वॉल्व जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ही है, इसीलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। हमने चार्ज के लिए इनवेरिएबली हम यूज कर लेते हैं, इनवेरिएबली मतलब बिना हम माइंड किए चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन वर्ड को भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द चार्ज बेसिकली। Okay, so experimentally it is established that all the free charges are integral multiple of basic unit of charge denoted by E। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे याद कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो दो होंगे। मतलब कोई बॉडी या तो गेन कर रही होगी इलेक्ट्रॉन या लूज कर रही होगी।
अब वो गेन या लूज कितना कैसे करेगी, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 100 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, या लूज करेगी 100 इलेक्ट्रॉन या 500 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अब ऐसा कभी हो सकता है क्या कि 1.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है या फिर 1.25 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया है? ऐसा तो कभी होता नहीं है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इनके स्मॉलर डिवीजन की हम बात नहीं करते हैं, इनकी स्मॉलर डिवीजन नहीं होती है। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यह पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब इसीलिए इसीलिए हम ये बोलते हैं कि इट इज एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल फ्री चार्ज मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल चार्ज है कोई भी, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल है उसका। इंटीग्रल मल्टीपल इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होते हैं -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये सब हमारे इंटीजर है। तो कोई भी चार्ज बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और वो हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज या -4 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज या इसी फॉर्म में निकलेगा। तो इसी को हम बोल देते हैं कि हमेशा जो चार्ज होगा वो एनी फॉर्म में मिलेगा। और एन क्या हो सकता है? एन सिर्फ एक इंटीजर ही हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये एन बिलोंग्स टू आई लिखा है मैंने, मैं इसको थोड़ा और सही से लिख देता हूँ। n बिलोंग्स i। तो कोई भी बॉडी जिस पे चार्ज q है वो हमेशा किसके बराबर होगा? ne के बराबर होगा। n क्या है? n एक इंटीजर है। तो इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और यही इसका मीनिंग है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ठीक है। और इंटीजर क्यों है? क्योंकि आधा पौना इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर वही लिखा हुआ है q इज इक्वल टू एन ई, where n is an integer, positive or negative, ठीक है। Basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries, ठीक है। Basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries, ठीक है। तो चार्ज जो है, बेसिक चार्ज की क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी कितनी है? जितनी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरी करता है। By convention, the charge on an electron is taken to be negative. Therefore, charge on electron is written as -e and then that on proton is written as positive e, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाय कन्वेंशन, ये हमने कन्वेंशनली माना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव लेंगे, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, तो -e और +e से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई बॉडी है जिसको हमने किसी प्रोसेस के दौरान कुछ n1 पॉजिटिव चार्ज आ गया है इसके ऊपर, और किसी साइमल्टेनियसली दूसरे प्रोसेस की वजह से n2 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? तो इसका नेट चार्ज कितना होगा? +n1 +n2 e, ये जो होगा इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, n2 माइनस है ना, नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज बॉडी पे कितना हो जाएगा? n1 -n2 टाइम्स e, ठीक है। या फिर सेम चीज, एक ही बॉडी की बात नहीं है, किसी सिस्टम में है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स लाई कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे इन दोनों को हमने रब किया, या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है कि पार्टिकल्स में आपस में इंटरेक्शन की वजह से किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो गया n1 और किसी पे नेगेटिव चार्ज हो गया n2, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे सिस्टम का? n1e और n2e को अलजेब्राइकली ऐड करके। यहाँ पे देखिए जरा, the fact that the electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge। तो यही जो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी उसी को वापस यहाँ पे रिपीट करके लिखा गया। There are large number of situation in physics where certain physical quantities are quantized, ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज का मतलब यही है कि वो बेसिकली उसकी जो क्वांटिटी है वो इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट कर रही है। Okay, the quantization of charge was first suggested by experimental laws of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday, ठीक है। सबसे पहले फैराडे द्वारा ये एस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, और इसके बाद इसके अलावा इसको डेमोन्स्ट्रेट किसने किया? सबसे पहले मिलिकन ने। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल भी अगर आप अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंस इस चीज की है नहीं, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या पूछी जाती हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन आपको इन जनरल पूरे चैप्टर की एक रूपरेखा के तौर पे भी पता होनी चाहिए कि किस तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको पिक्चराइज कर सकते हैं अपने दिमाग में कि किस तरह से ये बन रहे हैं। नेक्स्ट, इन द इंटरनेशनल सिस्टम SI यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है ना। तो चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, कैपिटल C से हम इसको डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है कूलम, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल C. A coulomb is defined as the unit of electric current which you are going to learn in subsequent chapters, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, एम्पियर की डेफिनेशन से भी हम कूलम निकाल लेते हैं। दो डेफिनेशन होती है हमारे पास चार्ज की, एक तो हम कूलम्स लॉ से निकालते हैं और दूसरा एम्पियर की डेफिनेशन से हम निकालते हैं, यानी करंट की डेफिनेशन से निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन, 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। ओके, हियर इट इज मेंशन्ड, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे हम देखेंगे कि करंट जो होता है वो होता है dq/dt। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी है Q जो है वो कूलम है, T जो है वो टाइम है सेकंड में अगर SI यूनिट की बात करें, और करंट जो होता है वो एम्पियर में होता है। तो ये क्वांटिटी 1 कब होगी, जब इसको 1 ले लें और इसको भी 1 ले लें, तो ये 1 1 मल्टीप्लाई होकर के 1 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये कोई वायर है, इससे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी इसके क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 1 सेकंड तक, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज जो है वो पास हो गया, ठीक है। तो ये एक इसकी डेफिनेशन हो गई, 1 कूलम की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1.6, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये पूरी वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे। Thus there are 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इन अ चार्ज ऑफ -1 कूलम। ओके, तो अगर आपको -1 कूलम बनाना है तो इतने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, इट इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर आपको 1 कूलम चार्ज लेना है या बनाना है तो इतने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस वायर से 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड तक फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इससे इतने इलेक्ट्रॉन पास कर चुके हैं। 6 into 10 की पावर 18 electrons has passed through this cross section in 1 second. Okay. In electrostatics, charges of this large magnitude are seldom encountered, and hence in electrostatic, charges of this large magnitude are seldom encountered, and hence we use smaller unit 1 microcoulomb, 10 raised to the power -6 coulomb. Okay, 1 microcoulomb is 10 raised to the power -6 coulomb. 1 millicoulomb is equals to this much, ठीक है। तो ये माइक्रो या फिर मिली, ये हम किस लिए यूज करते हैं, माइक्रो जो होता है वो कितना होता है 10 की पावर -6 जो है वो मल्टीप्लाई कर देता है, मिली जो होता है वो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर देता है। तो इस तरह के हम चार्जेस को यूज करेंगे, मिली इतने कूलम, तो 1 माइक्रोकूलम मींस दिस मच ऑफ कूलम और 1 मिलीकूलम इज दिस मच ऑफ कूलम। तो ये तो बहुत ही जनरल सी बात है, हम सभी जानते होंगे इस बारे में। तो नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा ये चीज हम एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना ये चीज बहुत ही अनयूजुअल है, सेल्डम है कि हमें इस तरह के इस 1 कूलम या कूलम्स के ऑर्डर का चार्ज को डील करना पड़े। देखिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं कर रहे मतलब जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, चार्ज स्टेशनरी नहीं है, चार्ज मूव कर रहा है, तो देखिए वो केस किसका आ गया, करंट का केस आ गया।
तो जब चार्ज मूव कर रहा है तो करंट है। तो इस केस में तो हमने देख ही लिया कि 1 एम्पियर करंट क्या है, उससे ज्यादा एम्पियर करंट भी हमारा फ्लो होता रहता है कंडक्टर से। तो उस केस में तो हम 1 कूलम 2 कूलम चार्ज या इस तरह के चार्जेस की हम बात करते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं ना कि एक बॉडी के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है स्टेशनरी, तो वो ऐसा रेयर ही होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर तो इसलिए हमें जो है छोटी यूनिट जनरली हम यूज करते हैं। तो आप जैसे न्यूमेरिकल्स देखेंगे या कोई सिचुएशंस देखेंगे तो वहां पे इन जनरल आपको देखने को मिलेगा कि चार्जेस की जो यूनिट है वो माइक्रो कूलम में है, नैनो कूलम में है, मिली कूलम में है, इन जनरल इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, if the protons and electrons are the only basic charge in the universe, all the observable charge have to be integral multiple of E. Thus, if a body contains n1 electron and n2 protons, the total amount of charge on the body is n2e plus n1 minus e, this much चार्ज होगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर यूनिवर्स में केवल दो ही तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, विच इज द केस एज वी नो, तो टोटल चार्ज किसी बॉडी पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जितने उसके ऊपर प्रोटॉन है और जितने इलेक्ट्रॉन है। अगर n2 प्रोटॉन है और n1 इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी के ऊपर, तो उसका टोटल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। उसी बात को हमने दूसरे तरीके से यहाँ पर भी ली थी। तो ये हमने नेट चार्ज के लिए बात की थी कि n1 किसी बॉडी पे नेट चार्ज है, n2 माइनस n2 किसी बॉडी पे नेट चार्ज है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोनों ही बात अपनी अपनी जगह पे एप्लीकेबल है। Since n1 and n2 are the integers, their difference is also an integer. ठीक है, तो यहाँ पर n2 माइनस n1 जो होगा वो अगेन इंटीजर होगा, क्योंकि एक इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक इंटीजर ही मिलता है। The charge on a body is always an integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E. ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन हमें बार बार रिपीट कर रहा है डिफरेंट तरीके से कोट करके। The step size E, however, is very small, but at macroscopic level we deal with the charges of few microcoulomb. At this scale, the fact that the charge of a body can increase or decrease in the unit of E is not visible. ये बहुत ही important concept है, which is in general not asked in your examination. ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना important नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आगे कुछ इस तरह के डाउट आपके दिमाग में आ सकते हैं कि हमने यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज में पढ़ के चले गए इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, लेकिन आगे जब हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो हम इस चीज की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जरा, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि किसी बॉडी के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन्स कम है या 15 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा कुछ सर्टेन चार्ज, इसके ऊपर भी कुछ सर्टेन चार्ज होगा। सपोज कीजिए इसके ऊपर है 1 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है, छोटा सा चार्ज हम ले लेते हैं 1 माइक्रोकूलम चार्ज। अगर इसके ऊपर 1 माइक्रोकूलम चार्ज भी है तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर 18 में से 6 माइनस कर देंगे हम, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब अगर एक बॉडी जिसमें 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, या इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी अगर पॉजिटिवली चार्ज है। अब आप इस तरह से सोचिए जरा, क्या यहाँ पर इंडिविजुअल चार्ज को हम काउंट करेंगे, क्या हमें करना चाहिए, हम 1 माइक्रोकूलम की चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इंडिविजुअल चार्जेस को हम कंसीडर करने लगे तो फिर तो हम यही काम करते रह जाएंगे। ठीक है, एक चीज तो ये भी हो गई, लेकिन इस चीज को इस बात से काउंटर भी किया जा सकता है कि अगर इंडिविजुअल चार्ज है तो हमें उसी की तरह काउंटर करना पड़ेगा ना, करना चाहिए ना। लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप इनको इंडिविजुअली कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे जब बॉडीज के ऊपर ज्यादा चार्ज होता है तो आप इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली कंसीडर ना करते हुए कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज ना कंसीडर करते हुए आप ये मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना टोटल चार्ज है। आपको इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोल सकते हैं कि पूरा टोटल चार्ज इतना है।
उसका रीजन ये है, जो कि यहाँ पर एक शायद ज्योमेट्रिकली भी एक एग्जांपल से शो किया गया है। देखिए, बहुत सारे डॉट्स अगर आप ले लेंगे इस तरह से एक लाइन, ठीक है, जब आप इसको तो बहुत दूर से देखेंगे तो आपको ये जो लाइन होगी ना, जब आप बहुत दूर से इसको देखेंगे, तो जितने जितने दूर से आप देखते जाएंगे तो आपको ये जो गैप है ना, ये कम नजर आने लगेगा। जैसे ये इस तरह से है ना, ये तो ये जो गैप है ये आपको कम नजर आने लगेगा, और आपको ये क्या नजर आने लगेगा, एक सिंगल लाइन की फॉर्म में नजर आने लगेगा लगभग लगभग, ठीक है। तो बेसिकली ये इसी के एनालॉगस सिचुएशन है कि जब आप बहुत दूर से देखेंगे तो ये लाइन की तरह जैसे नजर आने लगता है ना, ऐसे ही यहाँ पर ये जो चार्ज है हमारे पास, अगर कोई बॉडी जो चार्ज बॉडी है, अगर बहुत ही अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम उसको बहुत बड़ी लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल चार्ज की जगह हमें एक नेट चार्ज उसके ऊपर नजर आने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमें समझना होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ। द स्टेप साइज E इज हाउएवर very small because at the macroscopic level we deal with the charge of few microcoulomb, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत ही छोटा स्टेप साइज है इलेक्ट्रॉन का, अगर इसमें 1 माइक्रोकूलम चार्ज है या माइक्रोकूलम भी चार्ज है या कूलम चार्ज है, तो बहुत ही छोटे स्टेप साइज होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। At this scale, the fact that the charge of a body can increase or decrease in units of E is not visible. तो यहाँ पर अब देखिए कि अगर एक दो इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि इस स्केल पर अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक स्केल पर, तो ये जो फैक्ट है दैट द चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ ई, कि चार्ज इलेक्ट्रॉन की यूनिट में बढ़ रहा है और घट रहा है, इज नॉट विजिबल, इट डजंट मैटर मच, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। इन द रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज इज लॉस्ट, तो एक ग्रेन्स की तरह हम समझ सकते हैं ना, दानों की तरह हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे दाने हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो बेसिकली इसके ऊपर हैं, तो जितने दाने उतना चार्ज, वो सब चीजें जो है लॉस्ट हो गया। उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, एक परत है। दानों की जगह हम क्या मान के चल सकते हैं कि एक लेयर है चार्ज की, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट एंड इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये ग्रेनी नेचर खत्म हो गया, कंटिन्यूअस नजर आ रहा है। ओके, द सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट्स ऑफ लाइन, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट, at the microscopic level one deals with the charges that are enormous compared to the magnitude of charge E. At the macroscopic level one deals with the charge that are enormous compared to the magnitude of E, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो हम जो जिस चार्ज की बात करते हैं वो एनॉर्मस है इन कंपैरिजन टू चार्ज ऑन ई, ई के चार्ज के कंपैरिजन में वो बहुत ही बड़ा एनॉर्मस है। तो वही चीजें फिर यहाँ पर बोल रखी हैं, तो हमें बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 1.2 एंड 1.3। तो एग्जाम्पल 1.2 क्या कहता है, एक बार हम देख लेते हैं। इफ 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, यानी हमारे पास सपोज कीजिए एक बॉडी है जिसको हम बोल देते हैं ए, और इससे बॉडी बी पर निकल करके जा रहे हैं 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। हर सेकेंड इतने, इसका मतलब क्या है कि हर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल करके जा रहे हैं ए से बी पर। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो सपोज कीजिए ये इनिशियली न्यूट्रल थी, इस पे 1 कूलम चार्ज अगर आप लाना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो इस इंफॉर्मेशन को देखिए जरा, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 10 raised to the power 9 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to the power -19, एक सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना टाइम लगेगा, तो सिंपली 1 कूलम को हम इससे डिवाइड करके बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा। एक सेकंड में इतना चार्ज 1 कूलम पास करने में 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतना, ये क्या है, ये कूलम, इतना टाइम जो है बेसिकली लगेगा इतने इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में, ठीक है।
तो वो जब हम निकाल के देखेंगे और वापस उसको अम, इतने सेकंड समय लगेंगे, तो वापस हम उसको फिर मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीक में, डेज में, मंथ में, ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जब आप उसको बाद में देखेंगे तो वो नियरली 200 ईयर्स के अराउंड आएगा। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे वापस से ईयर्स में, ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इतना इतने सेकंड उसको लगने वाले हैं ना, जब इतने सेकंड लगने वाले हैं तो कितने मिनट लगने वाले हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पे सेकंड नहीं यूज करेंगे फिर। अब इसको कितने आर लगेंगे, 60 से फिर से डिवाइड कर देंगे। कितने दिन लगेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और एक दिन हो गया ना ये, अब एक दिन में इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। अब एक साल में कितना ट्रांसफर होगा, इसको 365 से हम डिवाइड कर देंगे अगेन, तो यहाँ पर ईयर्स निकल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जो कि 200 साल आता। तो अब ये देखिए कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है 1 कूलम कि 10 रेज़ टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड ट्रांसफर करने के बाद भी 200 साल लग जाएंगे इसको ट्रांसफर करने में। तो ये जो एग्जांपल है ये हमें आइडिया देता है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हाउ ह्यूज 1 कूलम चार्ज इज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास another example 1.3, how much positive and negative charge is there in a cup of water। ठीक है, तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा आप 1.3 को। how much positive and negative charge in is there in a cup of water। अगर आप एक कप ले ले पानी का, उसके अंदर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है, इसको कैसे बताएं। तो ये बहुत ही थोड़ा सा वेग टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब इसको जो हमारी इन जनरल जो अप्रोच होती है उससे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ अजम्पशन हमें लेना पड़ेगा, जैसे कि मेरा कप आपके कप से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। अब उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर है, इस पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितना पॉजिटिव और या कितना नेगेटिव चार्ज है। देखिए वाटर जो है वो होगा H2O मॉलिक्यूल, और नेट चार्ज तो वाटर पे निकल के आएगा 0। नेट चार्ज तो वाटर पे 0 है, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो बेसिकली हमें वही कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हर एटम चाहे वो हाइड्रोजन का हो चाहे ऑक्सीजन का हो, वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। ओके, अब ये कैसे बताएं, जब क्वांटिटी वेरी करेगी तो कैसे बताएंगे, तो हमें सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा, एजम्पशन लेना पड़ेगा, इसका साइज फिक्स करना पड़ेगा, इसमें वाटर फिक्स करना पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी फिक्स करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल में कितना फिक्स किया हुआ है, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम पानी मान करके चल रहा है कि कप में आता है। अब इस 250 ग्राम को मानते हुए आपको बताना है कि कितना चार्ज के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने कितना मास माना है वाटर का, 250 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स 250 ग्राम में है। जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकल के आएंगे। जैसे H2O में अगर हम बात करें तो कितने प्रोटॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन तो होंगे हाइड्रोजन में, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 प्रोटॉन हो जाएंगे, और इतने ही क्या हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर मैं किसी तरह से ये पता लगा पाऊं कि 250 ग्राम में मॉलिक्यूल कितने हैं H2O के, तो बस उसको मैं सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने ही प्रोटॉन और इतने ही इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, विच इज द टास्क। तो यहाँ पे आप सिंपल अगर छोटी सी केमिस्ट्री की नॉलेज है आपको तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सिंपली जानते हैं कि मोलर मास के बराबर अगर आप पानी ले लेते हैं या कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट एंटिटीज होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखिए वाटर का जो मोलर मास होगा वो होगा 18 ग्राम्स। ठीक है, 18 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी H2O मॉलिक्यूल्स इतने होंगे 18 ग्राम पानी में।
लेकिन हमारे पास कितना पानी है, हमारे पास तो 250 ग्राम है। तो 250 ग्राम में कितना होगा, 18 से डिवाइड कर देंगे। जब 250 ग्राम को 18 से डिवाइड कर देंगे तो इतने गुना पानी है, तो इतने ही गुना क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स होने चाहिए, इतने गुना पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, अब इतने पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं किसमें, 250 ग्राम पानी में। अब इसको फर्दर हम निकालना चाहते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं इसको सिंपली Na लिख देता हूं एवोगैड्रो नंबर के लिए, इंटू 10। इतने क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। ठीक है, अभी मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं खाली। अब इसके ऊपर अगर आप चार्ज निकालना चाहते हैं तो सेम क्वांटिटी फिर से आप लिखिए, इतने इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इतना चार्ज टोटल निकल के आ जाएगा पॉजिटिव, और इतना ही नेगेटिव। नेट चार्ज 0 होगा लेकिन इतना ही पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव चार्ज निकल के आ जाएगा 250 ग्राम पानी के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कूलम्स लॉ। थैंक यू।